हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। वीडियो को एक बार देखना है, उसके बाद दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, हर कुछ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, टेंशन कुछ भी नहीं लेना आपको। ठीक है, देखिए मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालना है। पहले मैं आपको समझाता हूँ मौर्य प्रशासन है क्या। आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को जीता था। मौर्य साम्राज्य मतलब क्या, आप लोग नॉर्मल सा ये समझो, जगह, क्षेत्र। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो कुछ जगह को क्या किए थे, जीते हुए थे, तो उसी का नाम पड़ा था मौर्य साम्राज्य। अब जब उस जगह को जीते तो उस जगह में रहने वाले लोग कैसे रहेंगे, कैसे चलेगा, कैसे शासन व्यवस्था चलेगा, नियम कानून होता है ना, तो उसी को बोला जाता है प्रशासन। आने की चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मौर्य साम्राज्य को जीता, फिर वहाँ पे चलाने के लिए जो नियम कानून कैसे चलता था, नहीं चलता था, वो सब के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वही होता है मौर्य प्रशासन। प्रशासन मतलब चलाना। ठीक है, तो वही मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे किस प्रकार से चलता था शासन व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य को किसने जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, इसलिए इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। ये माना जाता है कि उसने नंद राजाओं को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसने नंद राजाओं को, इसके पहले किसका शासन था, नंद राजाओं का, तो नंद राजाओं को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया, जीत लिया। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया, उसके बाद जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, उसकी स्थापना की, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके साम्राज्य को उसके पुत्र बिंदुसार ने आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो बेटा था बिंदुसार, वो उसको आगे बढ़ाए। फिर बिंदुसार के बेटा जो थे अशोक, मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाए। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य पर हक था वो किसका था, नंद राजाओं को। फिर नंद राजाओं को चंद्रगुप्त मौर्य हराए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार चलाया उसको, और फिर बिंदुसार का बेटा जो है वो अशोक ने मौर्य साम्राज्य को संभाला, और अशोक तक आते आते मौर्य साम्राज्य को एक बहुत ही बड़े लेवल तक विकसित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते देखिए, मौर्य वंश की शासन लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, मौर्य वंश का जो शासन चला वो 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के ये चलते चलते 322 से 185 पूर्व तक चला है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मेगास्थनीज की इंडिका से। ये जो विद्वान थे कौन, मेगास्थनीज एक नाम है। ठीक है, उसने इंडिका अपना बुक दिए थे, उससे हमें पता चलता। और कौटिल्य विद्वान जो थे, उसके एक अर्थशास्त्र था बुक, उससे हमें मिलता है जानकारी ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, मौर्य शासन की रीढ़ चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, मौर्य शासन को कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अपना शासन व्यवस्था बनाए रखे थे, उसी ढंग से मौर्य शासन वहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे नियम कानून चल रहा था। ठीक है, जिसे सुसंगठित रूप से चलाने के लिए कई भागों में विभाजित किए गए थे। देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य उसको बहुत ही अच्छे रूप से सुसंगठित रूप से चलाने के लिए, ताकि हमारा जो शासन है, हमारा जो क्षेत्र है जिसको हम जीते हैं, बढ़िया से चलाएं, वो बढ़िया तरीक़ा से चलाने के लिए मैनेजमेंट जो किए थे ना, सुसंगठित रूप से चला रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीक़े से चला रहे थे, और उसको चलाने के लिए बहुत भागों में बांटे। देखिए मौर्य प्रशासन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। क्यों? ताकि अच्छे रूप से चलाया जा सके। आज भारत को चलाया जा रहा है, तो क्या सिर्फ एक सरकार चला रही है? नहीं, भारत सरकार, केंद्र सरकार, अलग अलग प्रकार के मंत्री लोग होते हैं। वैसे ही मौर्य प्रशासन को जब भी चलाया गया था ना, तो ये टोटल यहाँ पे 8 भागों में बांटा गया था, ताकि अच्छे रूप से चलाया जा सके, कोई भी कमी किसी भी प्रकार का ना आए। ठीक है, अब ये 8 पॉइंट आपको याद रखना, उसके बाद आगे आपको कोई भी चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे कोई भी चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय प्रशासन, इसमें 3 प्रकार के होते थे, राजा, फिर मंत्री परिषद, फिर उसके नीचे सबसे ऊपर राजा, फिर बीच में मंत्री परिषद, फिर मंत्री परिषद के नीचे रहते थे। ठीक है, फिर प्रांतीय प्रशासन हो गया, न्याय प्रशासन जिसमें न्याय वगैरह दिलाने की बात हो। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे अलग अलग प्रांतों में बांट देना। मान लो कि ये क्षेत्र को हम अकेले नहीं चला पा रहे, तो अलग अलग एरिया में उसको बांट देंगे। राजस्व प्रशासन, ठीक है, राजस्व का मतलब होता है कर, टैक्स लेना। अगर टैक्स लेगा तभी तो शासन चलेगा। उसके बाद 5वां गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था वहाँ लागू किया जाता है जहाँ पे हमारे देश में कुछ ऐसे कोई भी सिस्टम होते हैं जहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था अपनाया जाता है। मान लो कि कोई अपराधी को पकड़ना है,
तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबको जानकारी दे करके ही पकड़ा जाएगा। कोई नियम कानून है जो कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहा तो सबको दिखा करके ये नहीं कि ये व्यक्ति पालन नहीं कर रहा, अगर उनको देखेंगे तो कोई और भी व्यक्ति होंगे जो पालन नहीं करेंगे। तो जो पालन नहीं कर रहे हैं उसको गुप्त तरीके से यानी कि उसको नुके चोरी करके यानी कि चुपके से उसको क्या करना, समझाना कि आपको नियम कानून को क्या करना है, पालन करना। नहीं तो अगर उसी चीज़ को कोई दूसरा देखेंगे तो हो सकता है वो भी पालन ना करे। तो एक गुप्तचर व्यवस्था भी अपनाया जाता था। सैन्य प्रशासन यानी कि सैनिक भी रखा जाता था। लोकहित के कार्य यानी कि लोगों के हितों के लिए भी कार्य किया जाता था। किसानों के लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे उपकरण भी दिए जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अशोक द्वारा किया गया सुधार, और लास्ट में आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बेटा अशोक ने बहुत ही बड़े सुधार किए थे। तो वही सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है ऑटो पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया था, 3 भाग में इसको बांटा गया था, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत 3 प्रशासन के रूप में कार्य किया जाता था। पहला राजा होते थे, ठीक है। नंबर 1 पे कौन होते थे, राजा। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक होता था। राजतंत्रात्मक मतलब होता है जहाँ पे राज्य कार्य करती है, ठीक है, जहाँ पे राजा होती है उसको राजतंत्र बोलते हैं। अतः शासन का प्रधान राजा होता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा का योग होना अत्यंत आवश्यक है। राजा का योग होना नहीं कि राजा का योग होना का मतलब ये हो गया कि राजा के पास वो शक्ति होना चाहिए, राजा के पास वो पावर होना चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। अतः चाणक्य ने राजा में निम्नलिखित गुण का होना परम आवश्यक बताया। जो चाणक्य थे ना, उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी राजा है जो शासन को चला रही है तो उसके अंतर्गत ये गुण होना चाहिए। कौन कौन गुण, राजा उच्च कुल का होना चाहिए, उसमें देवीय बुद्धि व शक्ति होना चाहिए, देवीय की जैसा ज्ञान बुद्धि होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, वह वृद्ध जनों की बात सुनने वाला हो। वृद्ध जनों के यानी कि जो उससे बड़े हैं, जो अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, उसकी बातों को सुनने वाला हो। परस्पर विरोधी बातें ना करने वाला हो, कोई विरोध वाला बात करने वाला राजा नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यही सब चीज़ें आदि जो चाणक्य थे वो बताएं कि अगर कोई राजा होंगे तो उसके अंतर्गत इतना सारे गुण होना चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा होते थे मंत्री परिषद, ये राजा के नीचे होते थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था, बहुत बड़ा था। अतः अकेले राजा के लिए इतने विस्तृत साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं था कि राजा ही इतने बड़े शासन व्यवस्था को चला पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मंत्री परिषद का निर्माण किया गया था, ठीक है। अतः राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था। मंत्री परिषद को कौन बनाते थे, राजा ही नियुक्त करते थे, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो। अब देखिए मंत्री परिषद उसी को बनाए गए थे जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो, यानी कि उच्च कुल में जन्म लिए हो, वीर हो, बहादुर हो, बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, वह स्वामी भक्त हो और वह अपने स्वामी का बात सुनने वाला हो, उसी को मंत्री परिषद में रखा जाता था। और चाणक्य ने भी ये बात लिखा, इसमें भी जैसे चाणक्य ने लिखा ना कि राजा होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, वैसे चाणक्य ने ये भी लिखा मंत्री परिषद होने के लिए उनकी नियुक्ति के लिए योग्यता होना चाहिए। बिना योग्यता का उसे नहीं रखा जाएगा। योग्यता कौन कौन होना चाहिए, बुद्धिमान, वीर, ईमानदार, ये सब होना चाहिए, तभी उसको मंत्री परिषद में रखा जाएगा। अब मंत्री परिषद से फिर नीचे कौन रहते थे, विभागीय व्यवस्था, ये विभाग को संभालते थे, ठीक है। पहले राजा का बात सुनते थे मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के अलग अलग जो विभाग के लोग रहते थे, ठीक है। तो मंत्री परिषद व राजा के द्वारा जो मुख्यतः नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था, जो राजा और मंत्री परिषद दोनों मिलकर जो कार्य करते थे उसको अलग अलग विभाग में ये सब चलाते थे, ठीक है। तत्पश्चात उन नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रमुख कार्य नौकरशाही के द्वारा किया जाता था। देखिए जो राजा और मंत्री परिषद जो भी नियम कानून को बनाते थे कि कैसे करना नहीं करना, उसको चलाने का काम विभागीय व्यवस्था वाले ही करते थे, ठीक है। मौर्यकालीन नौकरशाही अत्यधिक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित थी और उस टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जाता था, ठीक है। उस टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था तथा विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों को सुगमता पूर्वक करती थी। और इतना बड़ा प्रशासन था, इतना बड़ा क्षेत्र था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लोग चला लेते थे, ठीक है। मौर्य काल में प्रशासन का सुविधा के लिए 18 विभाग की स्थापना किया गया था। सोचो मौर्य काल में प्रशासन इतना बड़ा था कि उसको चलाने के लिए 18 विभाग बनाया गया था। और 18 विभाग में जो बनाया गया था उस विभाग को तीर्थ भी कहते थे, ठीक है। 18 तीर्थ बोलो चाहे 18 विभाग बोलो, बात एक ही पड़ता है। और प्रत्येक विभाग में एक संचालक निरीक्षक होता था जो उसको एक मैन अध्यक्ष बोलते हैं। जैसे 18 विभाग हो गया, पहला विभाग, दूसरा विभाग, तो अब एक विभाग में मान लो 10 लोग हो गए, तो 10 लोगों का ये क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे, जिसे अमात्य भी कहा जाता था, ठीक है। अमात्य भी कहा जाता था। और अमात्य अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था और वह उसके अंतर्गत जो जितने सारे अंडर में लोग रहते थे उससे काम करवाते थे। इस प्रकार से वहाँ पे शासन व्यवस्था चलता था। तो ये तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो था हमारा क्या चीज़, ये था हमारा केंद्रीय प्रशासन, पहला हो गया खत्म। उसके बाद आते हैं दूसरा
प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। ये प्रांतीय प्रशासन क्या है, तो मौर्य साम्राज्य अत्यधिक विशाल था, बहुत बड़ा था, ठीक है। अतः संपूर्ण देश का प्रशासन सीधे पाटलिपुत्र में संचालित था। मगध की राजधानी उस टाइम पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो उस टाइम ये जो पाटलिपुत्र था वहीं पर रह करके सारे कामों को करना संभव नहीं था, ठीक है। अतः प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अतः प्रशासनिक सुविधा को, ताकि कोई भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, ध्यान में रखते हुए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त कर दिया था, ठीक है। क्या हुआ था उस टाइम, सारे कुछ पाटलिपुत्र में ही संचालित संभव था, ठीक है। मान लो कि उस टाइम मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र में ही रह करके सारे कामों को करना संभव नहीं था। और जब संभव नहीं था ना, तो वो क्या किया गया था, वहाँ पे टोटल उसको 6 प्रांतों में बांट दिया गया था, ताकि 6 अलग अलग जगहों में बांटा रहेगा तो काम करने में आसान होगा, ठीक है। इन प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। जो 6 जगह बांटा गया था ना, 1 जगह 2 जगह अलग अलग क्षेत्र बांटा गया था ना, उसको चक्र भी कहा जाता है। और इन चक्रों पर शासन करने के लिए साधारणतः राजवंशीय व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। और ये 6 जगह काम करने के लिए किसको नियुक्त किया जाता था, राजवंशियों को, यानी कि राज के वंशों को ही किया जाता था, ठीक है। राजाओं को ही नियुक्ति किया जाता था, जिन्हें कुमार के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन क्या था, यानी कि एक जगह रह करके, पाटलिपुत्र जगह रह करके चलाना असंभव था, इसलिए उसको 6 प्रांतों में बांट दिया, ताकि उसको उस शासन व्यवस्था को अच्छे रूप से चलाया जा सके। तीसरा था न्याय प्रशासन। अब न्याय प्रशासन में कोई भी चीज़ गलती हो तो उसको न्याय दिलाने का काम होता है ना। तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था अत्यधिक सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि के था, यानी बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे न्याय के लिए अनेक न्यायालय होते थे, न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे भी अनेक न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर राजा का न्यायालय होता था, जो राजा बोल देंगे वही होगा, ठीक है। जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था, रानी के राजा जो बोलेंगे वही न्याय माना जाएगा और उसी का निर्णय अंतिम होगा और वही सबसे ज़्यादा सर्वमान्य माना जाएगा, ठीक है। न्याय प्रशासन के अंतर्गत सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का होता था और सबसे बड़ा राजा का होता था, ठीक है। अब राजा नीचे के न्यायालयों के निर्णयों को रद्द भी कर सकता है, अगर उनको लगेगा ये अच्छा नहीं है, तो नीचे का जितने भी सारे निर्णय दिया गया लोगों के द्वारा, ठीक है, वो सभी को वो भस्म कर सकता है और वो अपने निर्णयों पर अड़ सकता है और उसी का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4, राजस्व प्रशासन। राजस्व का मतलब होता है कर लेना, टैक्स लेना, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं टैक्स वगैरह कैसे लिया जाता था, कैसे वहाँ पे चलता था, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए, राजस्व प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं आएगा तो कुछ चलेगा नहीं। कौटिल्य ने स्वयं कहा कि संपूर्ण कार्य कोष पर निर्भर करता है। कोष मतलब वही जो पैसा आता है, ठीक है, कि कितना पैसा आ रहा है उसी पर हमारा विकास डिपेंड पड़ता है। अगर ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा तो हमारा विकास भी नहीं होगा। अतः राजा को सबसे अधिक कोष बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोष नहीं बढ़ेगा तो कोई भी कार्य सही पूर्वक से नहीं होगा। मौर्य काल में राज्य की आय को प्रमुख स्रोत भूमि कर था, यानी कि मौर्य काल में सबसे ज़्यादा जो कर मतलब होता टैक्स यानी आय जो लिया जाता था वो भूमि से लिया जाता था। जो भूमि राज्य की अपनी होती थी, यानी कि जो राज्य सरकार की जो यानी कि राजा की जो अपनी होती थी, उससे जो टैक्स मिलता था उसको सीता कहा जाता था। जो अपने से मिलता था, अपने जो राज्य का अपना था, उससे जो टैक्स मिलता था उसको सीता कहा जाता था। तथा जो भूमि राज्य के नहीं था बल्कि कोई दूसरे लोगों का था, उससे जो उसको टैक्स मिलता था ना, उसको भाग कहते थे। भाग मतलब जो भाग से मिल गया, दूसरे लोगों का जमीन है उससे जो भी मिल गया भाग से, वो हमारा भाग टैक्स कहलाता था। और जो अपना होता था उसको सीता टैक्स कहा जाता था, ठीक है, सीता कर, सीता आय कहा जाता था। और मौर्य काल में आयात और निर्यात पर भी कर लिया जाता था। आयात मतलब कोई भी सामान अगर बाहर से अपने देश में आ रहा है तो उस पर भी आय लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। और अपने देश से अगर कोई वस्तु बाहर जा रहा है तो उससे भी टैक्स लिया जाता था, उसी को बोलते हैं आयात और निर्यात, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे पैसा का मैनेजमेंट होता था, कर का। उसके बाद आरक्षा एवं गुप्तचर व्यवस्था, वहाँ पे आरक्षा और गुप्तचर व्यवस्था भी अपनाया गया था। ये क्या होता है देखो, राज्य में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से आरक्षा एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया था, ताकि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए जा सके और हमेशा ये शांति और सुरक्षा बना रहे, इसके लिए आरक्षा और गुप्तचर व्यवस्था अपनाया गया था। अब ये क्या होते हैं देखो, अपराधी को पकड़ना व राजकीय नियमों का पालन करवाना। कोई भी अपराधी किया तो उसको पकड़ना और उस नियम को जो गलत किया उसको उस नियम का पालन करवाना आरक्षा कर्मचारी का प्रमुख कार्य होता था, ठीक है। वो उसको पकड़ेंगे और उस नियम का पालन करवाएंगे, ये किसका कार्य होता था, आरक्षा का, ठीक है। मौर्य काल में आरक्षा कर्मचारी को रक्षित यानी रक्षा करने वाला भी कहा जाता था। आरक्षा को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, रक्षा करने वाला, ठीक है। वहीं कोई व्यक्ति अगर विद्रोह और अपराधों को पता लगाने के लिए शक्तिशाली गुप्तचर विभाग था, कि गुप्तचर यानी कि अगर हम सबको बता देंगे फिर हम नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए गुप्तचर तरीकों को अपनाया जाता था कोई भी विद्रोह या तो फिर कोई भी अपराधों का पता लगाने के लिए, ठीक है।
चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद छठा देखते हैं सैन्य प्रशासन। चंद्रगुप्त का समय सैनिक युग था, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था ना उस टाइम वो सैनिक युग था। वो सैनिक के बिना कुछ कार्य नहीं करते थे, सेना अपने साथ हमेशा रखते थे। अतः उसने एक अत्यंत शक्तिशाली एवं सुगठित सेना को तैयार किया था, यानी कि उसने क्या किया था, अपने साथ सेना को इतना शक्तिशाली और इतना सुसंगठित रूप से रखे हुए थे ना, बहुत ही अच्छे रूप से मैनेजमेंट करके वो अपने सेना को रखते थे। चंद्रगुप्त ने शक्तिशाली नंद राजा को परास्त कर राज्य प्राप्त किया था। ये आप सभी को याद होगा कि चंद्रगुप्त ने जब नंद वंश को हराए थे उस टाइम किसके माध्यम से हराए थे, सेना के माध्यम से ही हराए थे। उसको सेना के माध्यम से ही क्या किया था, हराया था। आप सोच सकते हैं इसके पास कितना बड़ा सेना था। तथा बाद में सेल्यूकस पर भी विजय प्राप्त की। उसके बाद जब ये नंदवंश को हराया ना तो बाद में अपना सेना के माध्यम से ये सेल्यूकस पर भी अपना विजय प्राप्त किया और सेल्यूकस को भी हरवाए थे। फिर सेल्यूकस ने बाद में इससे हाथ जोड़ लिए, ठीक है, जिससे उनकी सैन्य शक्ति का स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका सैन्य शक्ति कितना मजबूत रहा होगा। पॉइंट नंबर 7 है लोकहित के कार्य, यानी कि लोगों के हितों के लिए भी वहाँ पे कार्य किया जाता था। मौर्य शासकों ने जनता की सुख सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखने का प्रयास किया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने लोकहित कार्य किए, लोगों के हितों के लिए कार्य किए। क्या कार्य किए, देखिए, भारत मौर्य काल में भी एक कृषि प्रधान देश था। जब मौर्य काल का समय था ना उस टाइम भी भारत में कृषि हुआ करता था। अतः भूमि की उर्वरक बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति उपज को बढ़ाने के लिए मौर्य शासकों ने सिंचाई के उचित प्रबंधन भी करते थे, जैसे पानी वगैरह की व्यवस्था, मशीनों का व्यवस्था जहाँ तक होते थे किसानों के लिए कार्य करते थे, ठीक है। 8वां अशोक द्वारा किए गए सुधार। अशोक थे वो चंद्रगुप्त के बेटे जो थे बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बेटा अशोक थे। उसने बहुत ही बड़े लेवल पर इसको सुधार करने का प्रयास किया, ठीक है। अशोक ने शासक बनने के पश्चात उसी प्रशासनिक प्रणाली का पालन किया जो इसके पापा के पापा किए करते थे, ठीक है। उसके पितामह चंद्रगुप्त के काल में थे, उसी हिसाब से ये वही नियम कानून को पालन किया, किंतु उसने समयानुकूल, यानी उसने समय के अनुसार कुछ सुधार और किया, ठीक है, और मौर्य शासन को और भी गठित कर दिया और भी उसको टाइट मजबूत कर दिया। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष मतलब अभी पूरा हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको हम लोग एक छोटे से पॉइंट में देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था, बहुत ही बड़ा था, किंतु फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से अत्यंत सक्षम और सुनियोजित एवं सुसंगठित शासन प्रणाली की स्थापना की। देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य तो बहुत ही बड़ा था, फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री किसके, चाणक्य की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और बहुत ही सुनियोजित एवं बहुत ही सुसंगठित शासन प्रणाली की स्थापना की, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया और चलाएं। इस प्रणाली में कुछ अन्य सुधार कर अशोक ने इसे और भी व्यवहारिक रूप प्रदान किए, ठीक है। जब अशोक पहुंचे वहां तक तो इसको और भी आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसलिए आज हम इसको इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।